जी नमस्कार, मैं संजय नैड। विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका फिर स्वागत है। अपने पिछली क्लास में विधानमंडल की शक्तियां पढ़ रहे थे, कानून निर्माण संबंधी शक्तियां और निर्वाचन संबंधी शक्तियों की अपने बातें कर ली थी। नेक्स्ट अपने बात करनी है विधानसभा के सचिवालय की, कि विधानसभा का एक सचिवालय होगा, उसकी अपने बात करनी है। तो विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सचिवालय आर्टिकल 187 जो है विधानसभा सचिवालय की बात करता है। जी सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विधानसभा सचिवालय आर्टिकल 187, आर्टिकल 187 कहता है कि विधानसभा का एक सचिवालय होगा। विधानसभा का एक सचिवालय होगा और इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होगा या जो मुखिया होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 187 कहता है कि राज्य विधानमंडल के लिए, विधानसभा के लिए एक सचिवालय होगा और उस सचिवालय का जो मुखिया, अध्यक्ष या मुखिया होगा उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल इसकी नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के साथ परामर्श करेगा। अध्यक्ष की सहमति से जो है उसकी विधानसभा के सचिवालय की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय की नियुक्ति करेगा कौन? तो विधानसभा सचिवालय की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। किसके सहयोग से, परामर्श से? तो विधानसभा अध्यक्ष के परामर्श से जो है वो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष के परामर्श के द्वारा जो है वो की जाएगी। जो विधानसभा सचिवालय का अध्यक्ष या मुखिया होगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, उसकी नियुक्ति विधानसभा सचिव के रूप में जो है वो की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा और वो इस विधानसभा के कामकाज को देखने की जिम्मेदारी उनके पास जो है वो होगी। तो विधानसभा सचिवालय की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है वो की जाएगी। ये बात कहता है आर्टिकल 187। नेक्स्ट अपने बात करें विधानसभा के अंदर शपथ की। शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो संबंधित विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ जो है, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य है वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति है उसके द्वारा इनको शपथ दिलवाने का कार्य जो है वो किया जाता है। तो संबंधित राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो शपथ दिलवाएगा और विधानसभा का वो कोई नियुक्ति, कोई व्यक्ति नियुक्त कर दे उसके द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाएगी। जैसे अपने केंद्र सरकार के अंदर बात करते हैं, केंद्र सरकार के अंदर जो अपने लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जैसे शपथ दिलवाई जाती है उसी प्रकार से राज्यों की विधानसभा के अंदर जो है वो शपथ दिलवाई जाती है। पहले प्रोटेम स्पीकर की बात की थी अपने कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ रहे थे उस समय अपने बात की थी कि राज्य विधानसभा जो होगी उसके अंदर एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? तो जो विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा
उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसकी नियुक्ति कर देंगे और वो बाद में किसका चुनाव करेगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेगा तथा इनको शपथ दिलवाने विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा, निर्वाचन के अंदर चुनाव करवाएगा उनका और विधानसभा इन सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य जो है वो बाद में कौन करेगा, इनके द्वारा किया जाएगा। तो विधानसभा के शपथ अध्यक्ष द्वारा जो है वो इनको अध्यक्ष या अध्यक्ष का कोई मनोनीत व्यक्ति है वो इनको शपथ दिलवाएगा। तो आर्टिकल 187 में अपने विधानसभा सचिवालय पढ़ा और आर्टिकल 188 के अंदर जो है वो अपने किसके बारे में पढ़ते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ के बारे में पढ़ते हैं कि शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ दिलवाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें आर्टिकल 189 की, गणपूर्ति। गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम की यदि बात करें तो गणपूर्ति या कोरम जो है वो वही रहता है। गणपूर्ति या कोरम सेम प्रक्रिया है जैसी अपने लोकसभा के अंदर पढ़ते हैं कि लोकसभा के अंदर 1/10 सदस्य के बारे में अपने पढ़ते हैं कि लोकसभा के अंदर 1/10 सदस्य होंगे। गणपूर्ति या कोरम के लिए 1/10 सदस्य लोकसभा में यदि उपस्थित नहीं होंगे तो जो लोकसभा की कार्यवाही है वो संचालित नहीं की जाएगी। उसी प्रकार से विधानसभा का भी आर्टिकल 189 ये कहता है कि 1/10 सदस्य यदि नहीं होंगे तो जो है वो क्या है, इनकी कार्यवाही को संचालित नहीं किया जाएगा। तो 189 के अंदर गणपूर्ति या कोरम को रखा जाता है। बेसिकली यही लोकसभा के अंदर जो है वो 1/10 का कोरम रखा गया और यही जो है वो इनके अंदर कोरम जो है वो रखा गया है। तो दोनों के अंदर सेम कोरम रखा गया है। 1/10 का ही विधानसभा में, 1/10 ही लोकसभा के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें और विधानमंडल से संबंधित किन्हीं प्रमुख प्रावधानों की, तो अयोग्यता के निर्धारण की यदि बात करें, अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, आर्टिकल 191 जो है वो ये कहता है अयोग्य किस आधार पे होगा। तो यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर कार्यरत हो, न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया जाए, न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया जाए या लाभ के पद पर कार्यरत हो। लाभ का पद क्या होगा, तो इसकी बातें अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं कि लाभ का पद, संविधान में लाभ का पद तो लिखा हुआ है लेकिन किसे कहा जाएगा ऐसा संविधान में कहीं भी जो है वो उल्लेखित नहीं है। इस लाभ के पद को परिभाषित संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। बेसिकली लाभ का पद उसे माना गया है जो जिससे सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता लेता हो, वो लाभ का पद कहलाता है। न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से यदि किसी व्यक्ति को विकृत घोषित कर दिया जाए या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रहे, भारत का नागरिक न रहे, तो इन आधारों पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह बात कहता है आर्टिकल 191। अब इन आधारों पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन इनको अयोग्य घोषित करेगा कौन? तो इनको अयोग्य घोषित करेगा राज्यपाल। किनके परामर्श से? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है वो इनको अयोग्य घोषित करेगा। निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है वो राज्यपाल इनको अयोग्य घोषित करेगा
इनकी विधानमंडल की सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है और वो इन आधारों पर दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को संबंधित राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करके उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। एक प्रावधान यहां पर और है कि यदि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसका निर्धारण कौन करता है? दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की अयोग्यता का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण जो है सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण जो है वो सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है वो इस बात का निर्धारण करता है। नेक्स्ट अपने बात करें और कोई प्रमुख विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल को जिनकी चर्चा आपने करनी है। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 210। नेक्स्ट आर्टिकल अपना 210। आर्टिकल 210 आर्टिकल 210 जो है इसके अंतर्गत अपने भाषा के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 210 में भाषा पढ़ते हैं कि सदन की कार्यवाही की जो भाषा होगी वो कैसी होगी। तो सदन की कार्यवाही की जो भाषा होगी वो हिंदी व अंग्रेजी। सदन की कार्यवाही की भाषा हिंदी व अंग्रेजी रखी जाएगी और ये जो हिंदी व अंग्रेजी भाषा है सदन की कार्यवाही की भाषा होगी। आर्टिकल 210 ये कहता है परंतु कोई भी सदस्य सदन के अध्यक्ष सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकता है। सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है वो यदि अनुमति दे तो मातृभाषा का प्रयोग भी जो है वो किया जा सकता है। विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य हो तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी जो है वो कर सकता है। आर्टिकल 211 ये कहता है कि विधानमंडल के अंदर न्यायपालिका के किसी निर्णय की चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायपालिका के किसी निर्णय पर वाद विवाद नहीं हो सकता। वाद विवाद कैसे? न्यायपालिका का कोई निर्णय, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज अपने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है और अभी अपना जैसे मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया चाहे वो किसी भी मामले पर हो, अब उस पर ऐसा नहीं है कि अपने विधानसभा के अंदर बहस करवाई जाए, उसके पक्ष विपक्ष में चर्चा हो, उसको मतदान से पारित करें। ऐसी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा। ये बात कहता है आर्टिकल 211 कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है वो अंतिम है, उस पर विधानमंडल किसी भी प्रकार की कोई भी बहस नहीं कर सकता। ये बात कहता है आर्टिकल 211। नेक्स्ट यदि अपने बात करें आर्टिकल 212 की, तो आर्टिकल 212 के अंदर जो है वो अपने 212 के अंदर अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? तो आर्टिकल 212 के अंदर न्यायपालिका से संबंधित ही प्रावधान ये किया गया है
कि न्यायपालिका विधानमंडल की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। आर्टिकल 212 ये कहता है कि न्यायपालिका जो है वो विधानमंडल की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। अर्थात विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का मतलब ये है यहां पर कि विधानमंडल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस विधानसभा के सत्र के अंदर जो भी किसी भी मुद्दे पर बहस चल रही है, कोई भी विधेयक पारित होने वाला है, अब न्यायपालिका विधानमंडल के अंदर जो भी चल रहा है उसमें अंदर चल रही कार्रवाई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और 211 क्या कहता है? 211 ये कहता है कि जो न्यायपालिका के निर्णय है उस पर विधानमंडल कोई वाद विवाद जो है वो नहीं कर सकता, उस पर किसी भी प्रकार की बहस जो है वो नहीं कर सकता। तो ये दोनों आर्टिकल जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, एक विधानमंडल के लिए है और एक न्यायपालिका के लिए। विधानमंडल जो है वो न्यायपालिका के किसी भी निर्णय पर बहस नहीं कर सकता। और आर्टिकल 212 कहता है कि माननीय हमारी जो न्यायपालिका है उन पर किसी भी प्रकार का जो है ये विधानमंडल की कार्रवाई के अंदर हमारी न्यायपालिका जो है वो उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट आर्टिकल 213 राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति थी उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 214 जो है वो राजस्थान या अपने भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनकी बात करता है कि उच्च न्यायालय कहां पर किस प्रकार से कार्यरत हैं, उनकी बात जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 214 से करते हैं। तो अभी अपने राजस्थान विधानमंडल से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं थी, जितने भी बातें थी, उनको अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात करेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करेंगे। उसके बाद में संवैधानिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है उसकी बात करेंगे। पहले अपने इस क्लास के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनकी प्रमुख बातें अपने जो है वो कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय, पहले राजस्थान उच्च न्यायालय की अपने बात कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1949 के अंदर की गई। कहां पर की गई? जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1949 के अंदर जयपुर के अंदर जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। थोड़ी बहुत बातें अपने सुप्रीम कोर्ट भी की करेंगे इनके साथ में। उच्च न्यायालय जिनको अपने हाई कोर्ट कहा जाता है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1949 में जयपुर में की गई और 1956 में इसे जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया। 1956 में इसे जयपुर से जोधपुर जो है वो स्थानांतरित किया गया। जयपुर से जोधपुर 1956 में राजस्थान हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया गया और इनकी जोधपुर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जो है वो 1977-78 के अंदर जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित की गई और अस्थायी रूप से थी। 77-78 की जो खंडपीठ थी वो अस्थायी रूप से वहां पर स्थापित की गई और 2008 से जो है वो लगातार स्थायी खंडपीठ के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। 2008 से स्थायी खंडपीठ के रूप में इस उच्च न्यायालय की पीठ को जो है वो स्वीकार किया गया। तो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित ये बात थी। नेक्स्ट अपने कमलकांत वर्मा जो है उनकी बात करें तो कमलकांत वर्मा जो है
वो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1949 में। कहां की गई? जयपुर में। और इसको जयपुर से जोधपुर कब स्थानांतरित किया? 1956 में। जोधपुर में 1956 में स्थानांतरित किया। 1977-78 के अंदर इसकी जोधपुर से जयपुर के अंदर जो है वो एक खंडपीठ जो है वो स्थापित की गई और 2008 के अंदर जो है वो इसको स्थायी खंडपीठ बना दिया गया। कमलकांत वर्मा जो थे वो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। जैसे 1949 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? हाँ जी, 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली के अंदर स्थापित की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। और यहाँ पे जयपुर के अंदर जो है वो अपने राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो की गई। तो नेक्स्ट अपने उच्च न्यायालयों की बात करें तो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 214 से 237 तक जो है वो अपने उच्च न्यायालय जो है वो पढ़ते हैं। भाग 6 के अंदर ही पढ़ते हैं, भाग 5 में संघ सरकार पढ़ते हैं अपने आर्टिकल 152 से 237 तक, सॉरी 52 से 151 तक पढ़ते हैं। और भाग 6 के अंदर जो है वो राज्य सरकार अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 214 से 152 से 237 तक जो है वो अपने पढ़ते हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो अपने 214 से 237 तक जो है वो हाई कोर्ट जिला न्यायाधीश उनके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 214 जो है वो ये कहता है कि राज्य का उच्च न्यायालय होगा, राज्य का उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 कहता है कि राज्य का उच्च न्यायालय होगा, परंतु अपना जो 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था की गई 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। एक 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही साथ में एक बात अपने राज्यपाल शुरू किया। उस समय भी ये पढ़ी थी, आर्टिकल अपने 153 पढ़ा कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या व्यवस्था जोड़ी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। वैसे ही 214 के अंतर्गत भी ये प्रावधान किया गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कि 2 या 2 से
अधिक राज्यों का जो है वो एक उच्च न्यायालय जो है वो हो सकता है। इसके काफी राज्यों के एक उच्च न्यायालय है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनका उच्च न्यायालय गुवाहाटी। तो उस प्रकार से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है वो ये व्यवस्था जो है वो की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। और मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी कि राज्य का एक उच्च न्यायालय जो है वो होगा, और 7वें द्वारा ये व्यवस्था जोड़ दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय जो है वो हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है अपने। और 7वें 1956 7वां संविधान संशोधन किया कब गया? तो 1956 के अंदर जो है वो 7वां संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे उच्च न्यायालयों की। तो उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो अभी इनकी संख्या में परिवर्तन है। उच्च न्यायालयों की संख्या में प्रमुख राजस्थान के उच्च न्यायालय की अपने, हाँ जी, चलो नेक्स्ट अपने संख्या की और इनकी नेक्स्ट आर्टिकल की बात अपने अगली क्लास में करेंगे। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी लिंक वीडियो की जो भी है उसको वीडियो ऑफ होने के बाद में, क्लास अपनी खत्म होने के बाद में जो है वो शेयर कर दीजिए इसको। और नेक्स्ट अपने अगली क्लास में मिलते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।